आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है और आपको ये समझ नहीं आ रही कि एज ए कंपनी रजिस्टर्ड हो टैक्स में या अदर देन कंपनी, यानी कि एज ए पार्टनरशिप बिजनेस रजिस्टर्ड हो या एज ए इंडिविजुअल, तो हमें इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या इसके डिसएडवांटेज हैं, आज के इस छोटे से लेक्चर के अंदर हम इसकी डिस्कशन करेंगे। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो कोई भी बिजनेस जब कोई टैक्स में कोई हम रजिस्टर्ड होते हैं टैक्स डिपार्टमेंट में, तो टैक्स डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड होने के लिए दो तरह से हम रजिस्टर्ड हो सकते हैं। या तो हम एज ए कंपनी यानी कि पीवीटी कंपनी रजिस्टर्ड होंगे, और या अदर देन कंपनी रजिस्टर्ड होंगे। अदर देन कंपनी के अंदर दो फर्दर ब्रेकअप हैं, या आप एज ए इंडिविजुअल यानी कि बिजनेस इंडिविजुअल रजिस्टर्ड हो सकते हैं, या आप एज ए एओपी रजिस्टर्ड हो सकते हैं, यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी कि दो बंदों ने मिलकर कोई पार्टनरशिप बिजनेस बना ली है। अब फॉर एग्जांपल आप एज ए कंपनी रजिस्टर्ड हो या आप एज ए एओपी, क्योंकि कंपनी के अंदर भी आप शेयर होल्डर बन सकते हैं। तो इसके क्या क्या बेनिफिट है, ये बड़ा फंडामेंटल सा क्वेश्चन है, क्योंकि जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो कंपनी लोग क्यों बनाते हैं, कंपनी क्यों रजिस्टर्ड होती है, या एओपी क्यों नहीं बनाते, तो इसका कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। तो 7 पॉइंट आपने याद रखने हैं जब भी आपने कोई बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाना है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है रजिस्ट्रेशन का। कोई भी टैक्स में जब आप रजिस्टर्ड होंगे तो आपको, अगर आप एज ए कंपनी रजिस्टर्ड होंगे, ये कंपनी है और ये अदर देन कंपनी की डिस्कशन होगी, तो अगर आप एज ए कंपनी रजिस्टर्ड होंगे तो आपको एससीसीपी के अंदर भी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और टैक्स में, यानी कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन पहले एससीसीपी में करेंगे और एससीसीपी की रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको कैंटीन मिलेगा जो कि आप एफबीआर में रजिस्टर्ड होंगे। आप अगर एज ए इंडिविजुअल या एओपी रजिस्टर्ड होंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपने अपने आप को एफबीआर में रजिस्टर्ड करवाना है। अगर आप एज ए इंडिविजुअल होंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करके आप जो है वो एनटीएन ले सकते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस है तो एक पार्टनरशिप डीड बनाएं और उसके बाद उस प्रोसेस को फॉलो करें, वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है, मैनुअल भी अवेलेबल है, तो आपको कैंटीन मिल जाएगा पार्टनरशिप बिजनेस का, यानी कि एओपी का। उसके बाद अगला प्रोसेस आता है, जब रजिस्ट्रेशन होती है तो फिर फाइलिंग है। फाइलिंग के लिए अगर आप एज ए कंपनी होंगे तो आपको एससीसीपी की रिक्वायरमेंट भी फाइल करनी है, जो कि साल की एनुअल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हर साल आपको फॉर्म 29 है, फॉर्म ए है, फॉर्म 45 है, इसके बाद एनुअल अकाउंट्स जो सबमिट करने हैं। तो इस तरीके से आपको एफबीआर और एससीसीपी दोनों की कंप्लाइंस लिस्ट को फॉलो करना है। लेकिन अगर आप एज ए एओपी इंडिविजुअल रजिस्टर्ड होंगे तो फिर आपने सिर्फ और सिर्फ एफबीआर में अपनी जो रिटर्न है वो फाइल करनी है। डेडलाइन क्या है कंपनी के केस में? 31 दिसंबर है हर साल की, जो कि जुलाई से जून तक की रिटर्न होगी। 31 दिसंबर तक हम फाइल करेंगे। जैसे अभी जुलाई 23 से जून 24 तक की रिटर्न है, कंपनी 31 दिसंबर 24 तक की डेडलाइन है। और इसी केस में इंडिविजुअल के लिए 30 सितंबर है, जो कि एक्सटेंड होते होते नवंबर तक भी सम टाइम चली जाती है। उसके बाद आता है सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये तो है कंप्लाइंस से रिलेटेड। अब यहाँ याद रखिए, अगर 1 मिलियन से ऊपर आपका शेयर कैपिटल होगा तो फिर आपने अकाउंट्स का ऑडिट भी करवाना, जो कि आपके लिए एक एडिशनल कॉस्ट होती है, वेयर एज जो आपके लिए इंडिविजुअल और एओपी के लिए वो जरूरी नहीं है। फिर आता है विदहोल्डिंग एजेंट। सेक्शन 149 क्या कहता है कि जब आप किसी भी एम्प्लॉय को, ऑब्वियसली जब आप बिजनेस करते हैं तो आपके पास स्टाफ भी होता है, तो जब आपने पेमेंट करनी है तो अगर वो सैलरी टैक्सीबल होगी तो कंपनी के केस में भी आपने टैक्स विदहेल्ड करना है एम्प्लॉय का सैलरी पे करते हुए, और इंडिविजुअल के केस में या एओपी के केस में भी आपने विदहेल्ड करना है। और अब आता है पॉइंट 155 वाला। 155 ये होता है कि अगर आपने कोई ऑफिस रेंट पे लिया हुआ है तो जब आपने लैंडलॉर्ड को पेमेंट करनी है तो उसका टैक्स विदहेल्ड करना है। कंपनी के केस में बाय डिफॉल्ट चाहे आप 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख जितना भी रेंट पे करें, अगर वो टैक्सीबल रेंट है स्लैब के मुताबिक तो आपने टैक्स विदहेल्ड करना है। लेकिन एओपी और इंडिविजुअल के केस में अगर आप रेंट की पेमेंट, यानी कि रेंट एक्सपेंस की बात हो रही है कि टोटल रेंट एक्सपेंस, एक शॉप नहीं, अगर आपने 2-3 शॉप ली हैं और उनका टोटल रेंट 1.5 मिलियन या इससे ऊपर निकल गया है, तो फिर आप सबका टैक्स विदहेल्ड करेंगे स्लैब के मुताबिक। अगर वो टैक्सीबल नहीं होगा तो ऑब्वियसली जो है उसका टैक्स विदहेल्ड नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास टोटल रेंट, आप एक बिल्डिंग ली है जिसका रेंट साल का 1 मिलियन है, तो वो टैक्सीबल नहीं होगा। आपने उसका टैक्स होगा तो टैक्सीबल, यानी कि लैंडलॉर्ड खुद अपना टैक्स जमा कराएगा, लेकिन पेमेंट करते हुए चूंकि वो लिमिट से ज्यादा नहीं है तो आपने टैक्स विदहेल्ड नहीं करना। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। उसके बाद आता है कि जी 153, जो कि विदहोल्डिंग का सबसे बड़ा सेक्शन है। बाय डिफॉल्ट कोई भी पेमेंट आप करेंगे तो आपने टैक्स विदहेल्ड करना है अगर वो 75,000 से ज्यादा है। इसी तरीके से सर्विसेज की पेमेंट करनी है, अगर वो डिडक्ट करना है टैक्स अगर वो 30,000 से ज्यादा है। लेकिन अगर आपकी पेमेंट चाहे 75,000 से ज्यादा है, सर्विसेज के केस में भी ज्यादा है, और पिछले 5 सालों में आपका टर्नओवर जो है सेल्स की वैल्यू 100 मिलियन से ऊपर नहीं है, तो एओपी और बिजनेस इंडिविजुअल के केस में आपने टैक्स विदहेल्ड नहीं करना। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि जब बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं उस टाइम आपको श्योरिटी नहीं होती, क्योंकि स्टार्ट में हो सकता है आपका टर्नओवर 2-3 सालों बाद 10 मिलियन 100 मिलियन क्रॉस करे। लेकिन कंपनी के केस में चाहे एक ट्रांजैक्शन भी होगी, आपने टैक्स विदहेल्ड करना है। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एनुअल टैक्स रिटर्न में जब हम आते हैं
तो यहाँ पे कंपनी के केस में 29%, 17% और मिनिमम टैक्स का जो मैक्सिमम टैक्स होगा वो आपने कैलकुलेट करना है, वो पे करना है। वेयर एज जब आप एम्प्लॉई और बिजनेस के केस में आते हैं तो मिनिमम टैक्स आपने पे करना है अगर टर्नओवर 100 मिलियन से ज़्यादा है, और अगर आपका प्रॉफिट कम है तो स्लैब के मुताबिक टैक्स आपने पे करना है, जो कि 5% से 35% तक का स्लैब है। जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना टैक्स होगा। लेकिन कंपनी के केस में अगर प्रॉफिट होगा तो आपने 29% और इनका कंपेरिजन करना है, जो ज़्यादा होगा वो पे करना है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं कंपनी के केस में, और इसी तरीके से बिजनेस इंडिविजुअल और एओपी के केस में जब भी आप टैक्स में आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं तो ये आपको पता होना चाहिए, ताकि अगर आप उनकी कंप्लाइंस कर सकते हैं तो आप उसमें जाएं। अगर आप कंप्लाइंस नहीं कर सकते तो मेरी सजेशन यही है कि आप एज ए एओपी या बिजनेस इंडिविजुअल रजिस्टर्ड हों, ताकि आप इसमें से मैक्सिमम जो बेनिफिट ले सकें। क्योंकि स्टार्ट में ऑब्वियसली टैक्स को मैनेज करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए। अगर स्टार्ट में बिजनेस कम है और आप कंपनी रजिस्टर्ड होंगे तो आपको पूरी कंप्लाइंस करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको नोटिस आएगा और उसके ऊपर ऑब्वियसली पेनल्टीज और टैक्स आपको देने पड़ेंगे। इससे रेलिवेंट कुछ सजेशन हो क्वेश्चन, वैसे और भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन ये वो डिफरेंस है जो कॉमन है और प्रायोरिटी भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आप एज ए कंपनी रजिस्टर्ड हो या अदर देन कंपनी रजिस्टर्ड हो। कुछ आपके पास रूल्स अवेलेबल होने चाहिए जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप डिस्कशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन, कोई क्वेश्चन हो, सजेशन हो, आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।